नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। बीजेपी के कई नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा को अपना शुभंकर कहते हैं, लेकिन शर्मा की असली परीक्षा भी बाकी है। शर्मा को मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने मंगलवार को 2 साल पूरे हो गए, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता की छाप अभी दिखाई नहीं दे रही है। अब अगले 1 साल का कार्यकाल बाकी है और इन 2 सालों में उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये है कि उन्होंने अपनी टीम बना ली, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी है। आज अटेंशन में शर्मा के 2 साल के कार्यकाल पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। वीडी शर्मा को बीजेपी की कमान संभाले मंगलवार को 2 साल पूरे हो गए। शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां और नवाचार किए हैं। वीडी शर्मा के कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी, साथ ही 7 साल के बाद संगठन का विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना देश में संगठन की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। वीडी शर्मा के कार्यकाल में संगठन के द्वारा हर बूथ का डिजिटलाइजेशन भी किया गया। वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा समर्पण निधि अभियान चल रहा है। असल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा आलाकमान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश भाजपा इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। राज्य में भाजपा संगठन के चुनाव हुए तभी नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी भी होनी थी। राकेश सिंह के नाम पर तब संगठन में सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा जैसे दिग्गजों के नाम भी इस रेस में शामिल थे। आदिवासी दावेदारों के तौर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने स्वयं ही अपना नाम आगे बढ़ा दिया था। बतौर दलित शिवराज सरकार में मंत्री रहे लाल सिंह आर्य भी दावेदार थे। एक अनार और 100 बीमार वाले हालातों में केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव तक टाल दिया और फिर 15 फरवरी को पार्टी ने सबको चौंकाते हुए खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 49 वर्षीय वीडी शर्मा 1986-87 से ही छात्र संगठन एबीवीपी में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर करीब 2.5 दशक तक विभिन्न पदों पर रहे। 1995-96 से आरएसएस के प्रचारक के तौर पर वे काम करना भी शुरू कर चुके थे। संघ से नजदीकी का भी उन्हें लाभ मिला और 2007 में एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। 2013 में पूरी तरह से भाजपा में शामिल होकर प्रचारक बनकर काम किया। 2015 में केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया और नेहरू युवा केंद्र का उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2016 में उन्हें भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई में महामंत्री नियुक्त किया गया। वीडी शर्मा की नियुक्ति इसलिए अप्रत्याशित लग रही थी क्योंकि वे राज्य की राजनीति में जाना पहचाना नाम नहीं थे और ये नियुक्ति तब हुई जब प्रदेश भाजपा में बड़े नामों की कोई कमी नहीं थी। खजुराहो में कोई ढंग से उन्हें पहचानता तक नहीं था। संघ का चहेता होना ही उनका एकमात्र गुण था। संघ ने 2018 के बाद ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का सोच लिया था। विधानसभा चुनाव के पहले हुए सवर्ण आंदोलन पर भी संघ ने मंथन किया और वीडी को अध्यक्ष बनाने की रूपरेखा तय हुई। सवर्णों का गुस्सा शांत करने के लिए किसी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। ब्राह्मण नेताओं में संघ के चहेते एकमात्र वीडी ही थे। हालांकि वीडी के सामने चुनौतियों की भरमार थी। पहली चुनौती कि स्वयं से कई गुना अधिक अनुभवी और दिग्गज प्रदेश के अनेक भाजपा नेताओं को अपने इशारों पर चलाना और उनके बीच अपनी छवि का निर्माण करना। दूसरी चुनौती कि विपक्ष में बैठी पार्टी को जनता के बीच लोकप्रिय और प्रासंगिक बनाए रखना, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना। तीसरी चुनौती पार्टी नेताओं की अनर्गल बयानबाजी पर रोक थी, जिसमें राकेश सिंह असफल रहे और आए दिन पार्टी की फजीहत हुई। वही संघ की प्रयोगशाला माने जाने वाले मध्य प्रदेश में संघ का एजेंडा लागू करना भी एक चुनौती थी। अहम चुनौती ये भी होगी कि पार्टी में गुटबाजी न हो। देखिए, विष्णुदत्त शर्मा जी न केवल शुभ हैं बल्कि शुभांकर हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनके संगठन का कार्य संभालने के बाद संगठन में सफलता के अद्भुत प्रतिमान और मानदंड स्थापित किए।
मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां 65,000 मध्य प्रदेश के चुनावी बूथ पर 65 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल फिजिकल पंजीयन हुआ आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यकर्ता समर्पण निधि अभियान प्रारंभ हुआ है 11 तारीख को श्रद्धेय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि से आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में। प्रवास की संगठन शिल्पता की अद्भुत मिसाल वी डी शर्मा जी ने स्थापित करी है। अब यदि कांग्रेस को कुछ इस पे सवाल आता है तो 2023 में बचे कुछ उत्तर उनको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के हमने कई अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन इतना महाफ्लॉप अध्यक्ष, इतना असफल अध्यक्ष पहली बार देखा है। विवादों से उनका नाता रहा है, भ्रष्टाचार के मामले उनके कई सामने आए, एक असफल अध्यक्ष के रूप में साबित हुए। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं उनके खाते में। भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए, जब से कहने के संगठन कमजोर हुआ है, गुटबाजी बढ़ी है, पूरी तरह से असफल अध्यक्ष के रूप में साबित हुए। जब वी डी शर्मा अध्यक्ष बने तो अगले ही महीने कांग्रेस की सरकार का पतन हो गया और उन्हें पार्टी का शुभंकर कहा जाने लगा। फिर 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीती तो क्रेडिट सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। लेकिन दमोह की हार का ठीकरा संगठन पर फोड़ा गया। बाद के 4 उपचुनाव में भी चर्चा रेगांव की हार और खंडवा की लीड कम होने को लेकर थी। अब जब उनका 1 साल का कार्यकाल बाकी है और चुनाव में पौने साल का वक्त है तो क्या वीडी अपने 1 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ कर पाएंगे कि पार्टी उन्हें 1 कार्यकाल और दे, या फिर वे अपने पूर्ववर्ती राकेश सिंह की गति को प्राप्त होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वी.डी. शर्मा। तो वी.डी. शर्मा के इन 2 साल के कार्यकाल के बारे में हम समझेंगे और दर्शकों को इस बारे में बताएंगे भी कि आखिर क्या उपलब्धियां रही उनकी। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। साथ ही हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले आप ही के पास कि 2 साल के इस कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 2 साल का जो कार्यकाल है, अभी करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। अगर हम आए जिस दौर में उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली तब जरूर विपक्ष में थी बीजेपी। बाद में 1 महीने बाद ही सत्ता मिल गई। सत्ता कैसे मिली सबको मालूम है। उसमें कोई बहुत पराक्रम पार्टी या जो खासकर जो नए अध्यक्ष थे उनका कुछ ऐसा था नहीं। जिस तरीके से पहले से ही जोड़ तोड़ और सारा कुछ चल रहा था उसका एक योगदान। लेकिन हाँ, दोनों चीजें रहती हैं। जब आप कैप्टन होते हो तो जीत का श्रेय भी आपको मिलता है और हारते हो तो ठीकरा भी आपके सिर फूटता ही फूटता है। तो मान सकते हैं जो शुभंकर वाली जो एक छवि शुरुआत से उनको मिली वो बेशक उनके लिए प्लस पॉइंट रहा। फिर उसके बाद कोविड ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश देश के साथ साथ या दुनिया के साथ साथ प्रदेश को घेरा, उसमें बहुत कठिनाइयां सामने रही। कहीं ना कहीं चुनौतियां भी थी और इस बीच में आपको अपने लोगों से तालमेल बैठाना मिलाना, तो एक इसमें भी एक उनके लिए हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट ये रहा कि आपको यहीं बैठे बैठे, हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश पूरा नापा है 2 साल में, 4000 किलोमीटर के आसपास की यात्राएं की है जैसा कि मुझे पता है। लेकिन जो आपको वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म मिला उससे आपने बहुत सारी चीजें उनके लिए प्लस नहीं। लेकिन हाँ, अब जो आने वाला 1 साल है, ये 1 साल बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि अब आपका ये जो 3 साल का जो टेन्योर होता है उसमें कैसे आप कुछ चमत्कार करिए कि आपको फिर एक मौका मिले। क्योंकि आपकी असल परीक्षा 2023 में होनी। मुझे लगता है कि शायद जो 2023 है चुनाव जो होने हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके से क्या होता है वो कार्यकाल को लेकर देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस दरमियान जो आपको संघर्ष करना है और खासकर आपने जिस तरीके से कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के लोगों को आपने टिकट्स दिए हैं जिनके बल पर आपकी सरकार बनी है, वो सामंजस्य कैसे बैठेगा, क्या उसमें किस तरीके से स्थितियां बनेंगी, वो बहुत देखने वाली बात है। और फिर आपको केंद्र किस तरीके से अवसर देता है। आप संघ के चाहते हैं, जैसा आपकी रिपोर्ट बताती है, और ये सबको पता है कि जो उनको प्रेशर है बहुत बड़ा, या वो जिस उससे आते हैं उसमें एक संघ बड़ा उनके लिए लेकिन आपको संजीव, आपको भी ज्ञात होगा कि चहेते तो राकेश सिंह भी थे, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के। अमित शाह उनकी ताजपोशी कराने आए थे और जिस तरह से उनकी विदाई हुई ये भी किसी से नहीं छुपा है। बिल्कुल, तो इसमें भी एक सबक छुपा है। हाँ, छुपा है, बिल्कुल छुपा है। आपको अपनी एक जब अवसर मिलता है तो उस अवसर पर आप कितने खरे उतरते हैं, उसको कैसे आप करके दिखलाते हैं जो आपको मिलता है, तो वो बहुत बड़ी चीज। मैंने भी कहा कि देखिए, बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। वहाँ उस तरीके का नहीं है कि जैसे दीगर दलों में होता है कि वहाँ वन मैन आर्मी, वन मैन शो वाली स्थिति होती है। यहाँ तो
पूरी तरीके से आपके पास में बहुत चेक एंड बैलेंस होते हैं, तो उस चेक एंड बैलेंस के बीच में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाना, तो वो देखने वाली बात जरूर होगी। और आपने जो कहा कि राकेश सिंह वाला बड़ा उदाहरण, राकेश सिंह को भी ऐसा उनको सीएम मटेरियल भी माना जाता था, कि ऐसा कहा जाता था कि जब, और ये वीडी शर्मा का नाम भी कई बार चला है कि यदि कभी मध्य प्रदेश में कुछ शिवराज के इतर सोचा जाता है तो उसमें कौन कौन लोग दौड़ में हो सकते हैं, उसमें वीडी शर्मा का नाम भी लिया जाता है। तो बीजेपी में जिस तरीके का एक तासीर है, वो करती कुछ है, दिखती कुछ है, होता कुछ है। तो बड़ा दिलचस्प होगा आने वाला एक साल, और कैसे क्या होता है वो वक्त बतलाएगा। ब्रजेश जी, एक साल का कार्यकाल बचा और हमने देखा कि पिछली बार भी जब राकेश सिंह की ताजपोशी हुई है, उसके पहले जब नंदू भैया, नंद कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष थे, तब अमित शाह जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, 2-3 दिन वो भोपाल में रुके भी थे, और तब उन्होंने कहा था कि यही जोड़ी चुनाव कराएगी, यानी नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज सिंह। लेकिन बाद में हमने देखा कि नंदू भैया को जिस प्रकार से हटाया गया, राकेश सिंह को लाया गया, इसके बाद जब चुनाव हुए और जो नतीजा आए, अब जब वीडी शर्मा के पास जब वो तीसरा जो उनका आखिरी कार्य जो 1 साल बचेगा, तब चुनाव से महज 6 महीने के आसपास की दूरी पर बीजेपी होगी। तो बड़ी चुनौती यही होगी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि युद्ध काल में जो रथ है या उसके घोड़े नहीं बदले जाते हैं। तो क्या ये 1 साल में आपको ये कुछ करके दिखाना होगा? क्योंकि समर्थक या बीजेपी जो भी कहे कि एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं बूथ विस्तारों का, श्रद्धा निधि का, तो ये तो कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने से चल रहा है, पूरा संगठन इसमें जुटा रहता है, उसमें अध्यक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका होती नहीं है। तो आप इस 1 साल में, आने वाले इस 1 साल में क्या चुनौतियाँ मान रहे हैं? देखिए मनोज जी, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, क्योंकि आप अब तक जो परीक्षाएं दे चुके हैं उनको आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक कह सकते हो। फाइनल तो तभी होगी ना जब 2023 में आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी बोर्ड की परीक्षा समझ लिए आप। जो अग्नि परीक्षा है उसमें आपके पास बाकी सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आप पहले हार गए, शुभांकर हो गए, तमाम तरह के आप दे सकते हो उनको उपाधि के, यदि दमोह हार गए तो संगठन की। लेकिन जो मेन चुनाव होगा जो 2023 में होगा, संगठन तब ये देखा जाएगा बरकरार रहेंगे। आपने कहा कि नहीं बदले जा सकते, तो बरकरार रहेंगे तब यदि ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि संगठन जो उनका हाईकमान है वो मान रहा है कि बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यदि उनको बदल दिया 6 महीने पहले साल, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि नई जोड़ी आ जाए। और जैसे कि माना जाता है कि जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज की जोड़ी के कारण सफलता मिलती रही है। तो ये भी सब देखा जाएगा। और क्योंकि जो चुनाव हुए, संगठन में सबको साथ लेकर चलना है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, निश्चित तौर पर वो अलग बात है, लेकिन अब आप ऊंची क्लास में आ गए हैं। आप ये प्राइमरी थी वो विद्यार्थी परिषद जहां आपने सीखा, लेकिन यहाँ आपको सबको लेकर चलना पड़ता है और सारे हथकंडे अपनाना पड़ते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष का मतलब बड़ा पद है। और इसमें यहाँ असफलता मिली तो आपके पास ऐसा कोई हिजाब भी नहीं है जिसमें आप चेहरा छुपा सकें। और भाजपा के साथ ये सभी है मनोज जी, जो आपने राकेश जी का भी उदाहरण दिया कि वो ये नहीं देखती कौन किसका खास है। यदि खास के आधार पर होते तो मध्य प्रदेश में कोई और सीएम होता या दिल्ली में कोई और होता। आप कैलाश विजयवर्गीय जी को देख लीजिए, वो कितने खास हैं, लेकिन उनको अपनी कीमत पर बेटे को चुनाव लड़ाना पड़ा। पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो काम लायक होगा वो ऊपर जाएगा। जैसा कांग्रेस की तरह नहीं है कि भैया आप काम लायक नहीं हो लेकिन गांधी परिवार के चहेते हो तो आप पंचायत चुनाव भी मत जीतो, केंद्रीय मंत्री रह सकते हो, लगातार राज्यसभा में जा सकते हो। तो लेकिन यहाँ नहीं है, वैसे यहाँ आपको करके दिखाना पड़ेगा। उदाहरण मध्य प्रदेश के भी हैं, सुरेश पचौरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप देखिए कि प्रभात झा क्या कम काम कर रहे थे, उन्होंने भी पूरा प्रदेश नाप दिया था, लगातार संगठन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ पोखरण हो गया, गायब हो गए वो। यानी बीजेपी में अति सक्रियता भी आपको खिलाफ जा सकती है। अति सक्रिय तो संगठन देखता है कि कौन किस लायक है, कौन किस तरफ दौड़ लगा रहा है। यदि संगठन की मंशा के अनुसार चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसको आगे। वो चुनौतियों की जो बात कही आपने, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी आपके पास जो चुनौतियां थी वो आप और बेहतर तरीके से कर सकते थे, संगठन का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे स्वयंसेवक संघ करता है, आप सेवा भाव में लगा सकते थे, एक अलग छवि बना सकते थे आप कोरोना काल में कि भाजपा संगठन ने इतना बेहतर काम किया कि लोगों को इलाज करवाने में सुविधा दी, गांव-गांव तक आपका नेटवर्क है, उस नेटवर्क का आप सदुपयोग और बेहतर तरीके से कर सकते थे। खासतौर से दूसरी लहर में, पहली लहर में हमने देखा था कि जूते चप्पल पहनाने का, खाना खिलाने का अभियान चला था सांकेतिक तौर पर, बिल्कुल, लेकिन आप वहाँ बेहतर कर सकते थे। आप उसको दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं कि कोरोना काल में संगठन कोई ज़्यादा बेहतर कुछ काम ज़्यादा काम नहीं कर पाया, क्योंकि सब दूसरी लहर में या दहशत में थे, तो कार्यकर्ताओं को आप नहीं लगा। तो अब आपके पास साल भर बचा है। यदि आपसे टारगेट दे दो कोई 150 करोड़ हमको जुटाना है, ये कोई वो नहीं है। भाजपा में वैसे आप सत्ताधारी दल हो, आप तो करोड़ों रुपए वैसे ही जुटा दोगे। जब विपक्ष में थे तब भी भाजपा को चंदा मिल ही जाता था। तो ये कोई टारगेट आप हासिल कर लोगे, इसका श्रेय ये नहीं कि 150 करोड़। राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन बीजेपी के बाद दूसरे नंबर का चंदा बसपा को मिला है। बिल्कुल, तो आपको
बेहतर दिखाना है तो आपको यदि पंचायत चुनाव होंगे, नगरीय निकाय चुनाव होंगे, उससे पहले वो आपकी अग्नि परीक्षा होगी एक तरह से कि आप वहाँ बेहतर तरीके से तालमेल बना सको। अनुशासन आप कैसे बरकरार रखोगे? आप जूनियर हो और आपसे सीनियर लोग हैं, आप वो बरकरार नहीं रख पा रहे हो। आपको ही आपके विधायक, यदि हम नारायण त्रिपाठी की बात करें तो आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो संगठन को जो कहते हैं बिना भय के प्रीत नहीं होती, आप वो भय भी पैदा नहीं कर पा रहे हो। और विवादों से जो नाता रहा है विष्णुदत्त शर्मा का, जो कांग्रेस हमलावर करती रही, दिग्विजय सिंह खासकर, तो वो भी कहीं ना कहीं डेंट लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर मनोज जी, एक साल जो बचा है उसमें आपको छवि को बेहतर सुधारने के साथ साथ आपको करके दिखाना होगा कि 2023 का जो रोड मैप होगा वो आपने ऐसी तैयारी की होगी कि सरकार जो है आपकी बरकरार रह सके। यदि कहीं भी कुछ खामी रही तो निश्चित तौर पर आपका लंबा कार्यकाल था, 2 साल पहले से आप थे, यदि आपके नेतृत्व में होता है प्रदेश अध्यक्ष के तब भी आप पे गिरेगा, और नहीं रहते हो तब भी आपके ऊपर ही गाज गिरेगी या आपके ऊपर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा कि 2 साल तक संगठन को आपने 2.5 साल तक क्या किया। संजीव जी, एक और चीज़ है कि जब उनकी ताजपोशी की गई बीडी शर्मा की, तब एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि जिला अध्यक्ष इतनी उम्र के होंगे, महामंत्री इतनी उम्र के होंगे, मंडल अध्यक्ष इस तरह होंगे। एक नई टीम उन्होंने बनाई, लेकिन जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों का चयन किया गया ज़्यादातर जगह, तो आरोप यही लगे कि वो मूल भाजपा को भी एबीपी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, कि एक नई टीम के चक्कर में अनुभव को दरकिनार कर दिया गया। और जो ब्रजेश जी ने कहा कि अनुशासन के मामले बीजेपी जानी जाती है, तो आप पार्टी के खाटी जयंत मलैया को आप नोटिस जारी कर देते हैं, बेटे के खिलाफ एक्शन हो जाता है। बीच चुनाव में आप गौरीशंकर सेजवार को बीजेपी ऑफिस में बुलाकर जलील करते हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेके उनको कुछ गंभीरता दिखानी होगी बीडी शर्मा को, कुछ एक नई प्लानिंग के साथ। नहीं, कंट्रोडक्टरी तो रहा है आपने जो कहा। ये बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी चलती रही है। और लेकिन हाँ, जब आपके हाथ में सत्ता होती तो आपका बिहेवियर किस तरीके का होता है, वो समान भाव से आप कर रहे हैं तो एक अलग संदेश जाता है। और वैसे आप अकेले कुछ कर भी नहीं पाते हैं। आपके पास में जब पूरी की पूरी बात पहुंचती तो उसका पूरी तरीके से परीक्षण निरीक्षण होता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पे डिसीजन होता है। और उसमें भी ये कहीं ना कहीं हाँ, संदेश ये गया है कि आप अनुशासन के मामले में जिस तरीके से एक रूपता होनी थी, उसमें कहीं ना कहीं संदेश गया। कहीं पे आप कार्रवाई नहीं कर पाए, आप कहीं लाचार दिखे हैं, आपकी कहीं ना कहीं मजबूरी नजर आई है। वो क्यों रही है, क्या रही है, सवाल लगातार उठते रहे। फिर दूसरी जो जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर भी बार बार ये बात होती है कि आपको जब अधिकार मिले या आपको फ्री हैंड मिला तो आपने उसको कहीं ना कहीं जो पार्टी के लिए होना चाहिए था, जिस तरीके का एक मैसेज जाना था। क्योंकि क्या होता है, जब आप कहीं जो एक डिजर्व करता है उसको जब अनदेखी करते हैं, और किन कारणों से अनदेखी करते हैं, वो कई उसके कारक होते हैं। उन कारकों में जब उसकी अनुभव को आप नजरअंदाज करिएगा, उसके डिवोशन को आप नजरअंदाज करिएगा, तो सवाल उठते हैं। तो ये जो जिला अध्यक्ष वाली बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगे या उनके खिलाफ आवाज उठी, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो फ्री हैंड था, उस फ्री हैंड के साथ साथ सामंजस्य बैठाते तो शायद ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। और अभी जो ब्रजेश कह रहे हैं कि अभी आने वाला जो वक्त है, जो अभी कुछ चुनाव होने हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना ही होगा। और ये फैक्ट है कि आप दोनों चीजें हैं। आपको मैंने जैसे कहा कि कैप्टन जब होता है, कैप्टन जीतता है तो आपको शाबाशी मिलती है, कैप्टन के सिर पे ताज बनता है या उसको ट्रॉफी मिलती है। और जब आप हारते हो या आप कहीं असफल होती हो तो उसमें आपके ऊपर ठीकरा फूटता है। तो ये जो आने वाले, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव होना है, मुझे लगता है कि 23 के पहले ये कराने ही होंगे। बहुत लंबा खींच नहीं सकते, इसमें कोविड खत्म हो रहा है। तो ये विष्णुदत्त शर्मा का एक जो उनका नेतृत्व कसौटी पर रहने वाला है। उसको हम कह सकते हैं एक सेमीफाइनल था, और जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जब जितनी नगर पालिका हैं सब में बीजेपी के महापौर जीते थे। अभी सरकार ने भी फिर से वही डिसीजन लिया है कि जो पार्षद हैं चुने हुए, वही महापौर को या अलग से चुनाव होंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको एक मौका था जो शायद गवा दिया, या हो सकता है कि उनके भाग्य से ये चुनाव आगे बढ़ गए, तो शायद उनको थोड़ा और समय मिल गया तैयारी करने का। नहीं, ये चीज है कि आप उसको दोनों आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली दोनों हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जब होगा तो इसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं, हर बार जब गिनती होती है तो नंबर से ही होती है कि पिछला आपका क्या नतीजा और आप क्या आया है। और आप लगातार केवल ये 1.5 साल छोड़ दीजिए, जो कमलनाथ की सरकार बनी थी, 15-16 महीने को छोड़ दिया जाए तो उस 15 महीने के अलावा पिछले 3 टेन्योर और ये 1 साल 1.25 साल ये हो चुका है। तो आपके पास भरपूर आपको मौका मिला है, आपने भरपूर चीजों को
मध्य प्रदेश के लिए जो कुछ आपके दावे होते हैं वो आपके पास है। तो अब जब ये परीक्षा होगी जो आप सेमीफाइनल कह सकते हैं या उसको जो भी आप संज्ञा दीजिए, रूप दीजिए, आपके पास में यदि आप फेल होते हैं तो पूरी तरीके से ठीक रहा आपके सर पूछना है और जवाब आपको देना। और मनोज जी, क्या जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपके पास आसान होता है आपकी छवि गढ़ने का, क्योंकि संघर्ष कर सकते हो आप। बिल्कुल। जब आपकी सरकार हो, सत्ता में हो, तब आपको सरकार का जो एंटी इनकन्वेंसी है उसको थामने की कोशिश करना पड़ती है। तो आपके पास यहाँ चांस कम रहते हैं कि आप सरकार से लड़ नहीं सकते हो, बुराइयां बता नहीं सकते हो, तो अच्छाइयां बताना है आपको, और जो सरकार की भी जो खामियां रहती है उसका ठीकरा भी आप पे फूटना ही है। तो आपके उसका पास ये उदाहरण हम सबसे देख बड़ी रहे हैं कि चुनौती जो है। युवा मोर्चा है बीजेपी का, जिसने हमने देखा शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता दिए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, विश्वास सारंग है। इस युवा मोर्चा की हाल देखिए आपकी, जो उसके जो अध्यक्ष हैं उनके लोगों को शायद नाम भी याद नहीं हो। तो एक और चीज़ है ब्रजेश जी, कांग्रेस भी बड़ी चिंता करी। और एक और बात है कि जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बात होती है कि शिवराज के बाद कौन, तो पहले आता है कि कैलाश विजयवर्गीय, फिर नरेंद्र सिंह तोमर, फिर पीछे हटते हटते जाते हैं, फिर अब नरोत्तम मिश्रा आ जाते हैं। अब वीडी शर्मा के समर्थक भी कह रहे हैं कि वीडी शर्मा शायद अगले सीएम हो सकते हैं। तो जो बीजेपी के जो परंपरा रही है, जिस प्रकार से चयन की जो उनकी एक प्रक्रिया है, तो वो चौंकाने वाली रहती है। हम हमेशा देखते हैं, हमने गुजरात का उदाहरण भी देखा, उत्तराखंड का भी देखा है। तो आपको लग रहा है कि अगर 7 साल के अंदर वीडी शर्मा को एबीवीपी से लाकर महामंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद बना दिया जाता है, तो इतनी जल्दी उनकी लॉटरी खुल सकती है? देखिए मनोज जी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। यदि सत्ता में हम देखें, चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी, जो चौंकाने वाली बात आप कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में युवा सीएम दिया। अरुणाचल में देखिए विपरीत करते हैं, मतलब जो आदमी सोच नहीं सकता वहाँ से वो पटक देते हैं। और ये देखते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्होंने प्रयोग किया कि एक यूथ को दें, तो मध्य प्रदेश का संगठन बेहतर था। यदि यूथ सफल हुआ तो एक नई लाइन शुरू हो जाएगी कि भाई यूथ ज़्यादा है देश में, तो उसको कैसे प्रभावित करें, तो यूथ को मौका दे रहे हैं। तो यदि मध्य प्रदेश में किसकी लॉटरी खुलेगी, मुझे लगता है कि ये उसी समय तय करेंगे बहुत सारे समीकरण। जैसे संजीव जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि वीडी शर्मा को क्यों बनाया गया है। तो एक नारा था जिसकी वजह से पार्टी को लगा कि नुकसान हो गया था उनका, एक वर्ग नाराज हो गया था, ब्राह्मण समुदाय, तो क्यों किस तरह से साधा जाए, तो उसी क्षेत्र के एक ब्राह्मण को अध्यक्ष बना दिया। ये पार्टी की मंशा भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि संघ का करीबी आदमी है और बाकायदा जानते हैं कि संघ का एजेंडा क्या है, तो किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो एक संघ के माध्यम से आप संगठन में ले आए, वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो संघ तो पूरी सरकार कह सकते हैं कि चला रहा है, तो उनका जो एजेंडा होगा तो वो तो किसी से भी लागू करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो एक तरीका चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी वर्ग की बात हो रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दलितों की बात हो रही है, आदिवासियों की बात कर रही है, तो उस जो खाके में यदि आप ओबीसी का सर्वे करा रहे हैं, 52%, 51-52% ओबीसी निकल रहा है मध्य प्रदेश में, तो आप वो सब चीज़ें गणित देखेंगे कि किस तरह से आपको, हम देख रहे हैं चाहे राष्ट्रपति चयन हो, चाहे मोदी कैबिनेट मंत्री का पुनर्गठन हो, तमाम तरह का उसमें ये जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं। कहीं ये ना हो कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी एक जो आरोप लगते थे वहीं तक सीमित रह जाए, तो ये सब चीज़ें देखती है पार्टी। तो लॉटरी एन वक्त पर किसकी खुल जाएगी। गुजरात का आपने उदाहरण दिया, हो सकता है कि सबसे पीछे आदमी कोने पे बैठा हो, जिसको अपेक्षा नहीं है, वो किसी तरह से किसी राज्य में प्रभावित कर रहा हो, या जातिगत समीकरण ऐसे हो, या दिल्ली वालों को लगता है तो उसकी लॉटरी खुल जाएगी। सब पिछले पायदान से उठकर वो एकदम सीधे ऊपर की कुर्सी पहुंच जाएगा। और जो कुर्सी के करीब मानते हैं अपने आप को, उनकी कई बार लॉटरी नहीं खुलती है, वो करीब ताकते ही रह जाते हैं और तीसरा आदमी लेकर चला जाता है दूर वाला। मध्य प्रदेश में भी ऐसा है, दावेदार बहुत हैं और भाजपा के पास नेताओं की कमी नहीं। एक और नेता आ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो भी यदि दावेदार माने जाएंगे निश्चित तौर पर, तो और अन्य सेकंड लाइन भी उनके पास पर्याप्त है। तो मनोज जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वीडी शर्मा की लॉटरी खुलेगी। और जो पहले से घोषित हो जाए समर्थकों का तो काम है, जैसे आपका ही डायलॉग है ना, चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो वो केतली जो समर्थक तो है, हर यदि आप मंत्री के पास जाओगे और किसी विधायक से बात करोगे तो उसका समर्थक ही देखता है कि वो मंत्री बन जाएगा, वो मुख्यमंत्री के सपने देखता है। तो ऐसे सपने देखने वाले समर्थकों की भरमार रहती है, लेकिन कई बार ये समर्थक ही भारी पड़ जाते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। और जिनको कुर्सी चाहिए होती है वो शांति से अपना काम करते रहते हैं। भाग्य में होता है तो देखिए शिवराज जी को मिल गया, बाबूलाल गौर को किसने सोचा था, उनको मिल गया, उमा भारती के बाद आपको लगातार मिल गया। और शिवराज जी जब आए थे मध्य प्रदेश में तो कहा था कि ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, ना प्रशासनिक अनुभव है ना कुछ है। इसके बावजूद देखिए आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, और जब चौथी बार भी मौका आया तब भी वो बाजी मार ले गए, बाकी के लोग कतार में ही खड़े रह गए। तो ये तो भाग्य का भी कुछ रहता है और बाद में आदमी मेहनत करने का भी रहता है। तो अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि 7 साल में आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, नहीं तो
कहाँ जाते हो। बिल्कुल। ये तो 3 साल बाद भी पता चल तो जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2 साल का जो कार्यकाल हो गया, लेकिन अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। बहरहाल समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों को यहीं क्षमा के साथ रोकना होगा। तो निश्चित तौर पर एक किसी अध्यक्ष के लिए 2 साल का कार्यकाल कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यकाल होता नहीं है, लेकिन बीजेपी जो कि पहले 2 ही साल का कार्यकाल देती थी, बाद में उसको बढ़ाकर 3 साल किया और अब 2 कार्यकाल आपको एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कुछ और कहानी कहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस उम्मीद के साथ संघ परिवार ने बीजेपी की कमान युवा बीडी शर्मा को सौंपी थी, क्या वो संघ की नज़र में खरा उतर पाए हैं? उनके समर्थक तो इसकी हामी भरते हैं, लेकिन फील्ड में उनकी परीक्षा होना बाकी है, क्योंकि संगठन जब ही सक्सेस कहलाता है जब चुनावी सफलता उसको मिले, और चुनावी सफलता के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं। केवल श्रद्धा निधि जुटाना या बूथ स्तर तक कामकाज करना ही इसके लिए पर्याप्त होता नहीं है। लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि 1 साल बाद जब हम फिर से इस मामले में चर्चा करेंगे, जब 3 साल पूरे होने पर बीडी शर्मा के, तब शायद कुछ उनकी और नई उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमारे पास समय भी होगा, चीज़ें भी होंगी, जानकारियाँ भी होंगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।